हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। जो भी बच्चे पैरामेडिकल आईटीआई और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विथ रितेश। ठीक है, क्या स्टडी विथ रितेश, वहाँ पर आपको क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा एंड आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए है और भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोड। अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचा करते हैं जो कड़ी धूप में छाँव नहीं मंजिल ढूंढते हैं। ठीक है, तो अपनी मंजिल तक कौन पहुंचता है? जो कड़ी धूप में छाँव नहीं मंजिल ढूंढा करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है आपका। ओके, तो चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका। जब एक सरल लोलक का गोलक दोलन करता है तब उसकी चालक महत्तम होती है। जब कोई सरल लोलक जो होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में और 8th क्लास में भी, कि वो जो सरल लोलक होता है और उसका गोलक जो नीचे लटकता है, जब वो दोलन करता है मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन में आगे जब बढ़ता है, ऐसे ये लोलक है। ठीक है, और ये इसका क्या है? गोलक है। और ये दोलन करता है मतलब टू एंड फ्रो मोशन में, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। तो बोल रहा है उसकी चाल महत्तम को कब होगी, यानी कि सबसे अधिक कब होगी उसकी चाल, ये आपको बताना है। तो पहला है आपका बाईं ओर से दूरस्थ स्थिति पर, दाईं ओर से दूरस्थ स्थिति पर मध्य स्थिति को पार कर रहा होता है या मध्य स्थिति और दूरस्थ स्थितियों के ठीक बीचों बीच रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब एक सरल लोलक का गोलक जो है वो दोलन करता है तब उसकी चाल महत्तम होती है। तो कब होती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? जब वो मध्य स्थिति को पार कर रहा होता है। ठीक है, जब वो मध्य स्थिति को पार कर रहा होता है तब जो है सरल लोलक का जो दोलन है, जब वो दोलन करता है तो उसमें उसकी चाल जो होती है महत्तम होती है। आपका ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस। ठीक है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये तो सबको पता है कि जब हम आग जो बुझाया जाता है उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइए बताइए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बताइए फटाफट से, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस से कौन सी है? तो ये सबको पता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस गैस का रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेटर में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, अमोनिया का, ऑक्सीजन का? बताइए। रेफ्रिजरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन में? पहला है क्लोरीन, ब्रोमीन, अमोनिया और ऑक्सीजन। बताइए फटाफट से किसका किया जाता है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि गलत है या सही। गलत होगा तो सीखने मिलेगा, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आप जान रहे हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमोनिया। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में जो है ये अमोनिया का प्रयोग किया जाता है आपका। ओके, इसको सारे प्रश्न को नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेकर हमेशा क्लास करने के लिए बैठा कीजिए। ठीक है, क्योंकि पता है ना लिखने से क्या होता है, आपको ज़्यादा और जल्दी याद होता है। मान लीजिए हम यहाँ बता रहे हैं, आप उस चीज़ को कॉपी में लिखें तो आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए कम से कम पढ़ने के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, घरेलू गैसीय ईंधन में यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से डैश पाया जाता है। मतलब क्या पाया जाता है? C2H4, CH4, C4H10 या C6H12O6? बताइए। आपके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि घरेलू गैसीय ईंधन जो घर में गैस प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से? बताइए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइए फटाफट से। जो भी बच्चे
जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C4H10। ठीक है, C4H10 का प्रयोग जो किया जाता है वो घरेलू ईंधन गैस में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है C4H10 को हम क्या बोलते हैं। C4H10 को हम क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताने का तो हम अभी भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब दे रहे हैं बताने के लिए, दैट मीन्स आप खोजेंगे, फिर आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप खोज के लाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। आपको बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ये है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। बताइए फटाफट से, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है। आपका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो किसमें पाया जाता है। तो ये है यूरिया में, अमोनिया में, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो बताइए फटाफट से, किसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट में जो है, अब यहाँ देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट और आप इसमें लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनियम सल्फेट में है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आपका पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब आपका कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके जल अपघटन द्वारा बेंजीन एल्डिहाइड बनाया जाता है। बेंजिल्डिहाइड बनाया जाता है किसके अपघटन, जल अपघटन द्वारा। ठीक है, किसके जल अपघटन द्वारा। बेंजीन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो नाइट्रेट। बताइए चारों में से क्या होगा आपका आंसर। किसके जल अपघटन द्वारा बेंजिल्डिहाइड बनाया जाता है। तो बेंजीन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो नाइट्रेट। बताइए फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, बेंजो ट्राइक्लोराइड के द्वारा जो जल अपघटन के द्वारा बेंजिल्डिहाइड बनाया जाता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, हम यही कहेंगे बस। ठीक है, और उसको याद भी कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो ऑर्गेनिक मेटल ये कार्बधात्विक नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। टेट्रामेथिल लेड, ट्राइमेथिल एल्युमिनियम, ट्राइमेथॉक्सी टाइडेनियम क्लोराइड या फिर फेरोसिन। ट्राइमेथिल लेड, ट्राइमेथिल एल्युमिनियम, ट्राइमेथॉक्सी टाइडेनियम क्लोराइड या फिर फेरोसिन। आपको बताना है कि इन चारों में से मतलब कि कौन सा जो यौगिक है कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। बताइए फटाफट से, कौन सा जो वो कार्बधात्विक यौगिक नहीं है आपका। बताइए फटाफट से सभी कोई। तो बिल्कुल वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या होगा, ट्राइमेथिलेट जो है ये आपका क्या होता है कार्बधात्विक नहीं है, यौगिक कार्बधात्विक नहीं है आपका। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्राप्त होता है। बताइए फटाफट से, कौन सा ऑक्साइड जो है अमोनियम नाइट्रेट को 250 डिग्री पर प्राप्त करने से प्राप्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताइए फटाफट से, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपका क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये अमोनियम ऑक्साइड या अमोनियम नाइट्रेट को 250 डिग्री पर गर्म करने से क्या होता है प्राप्त होता है आपका। ओके,
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व बताना है कौन सा है। बताइए, पहले हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या कार्बन। निम्नलिखित में से भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कार्बन। बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन जो है आपका ये सबसे ज़्यादा मतलब भू प्रॉपर्टी पर, ठीक है, भू प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। तो ये भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो कार्बन है आपका। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा लवण पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनता है? आपको बताना है कि कौन सा लवण जो है वो अस्थायी कठोरता का कारण बनता है। फटाफट से बताइए कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका। पहला है K2SO4, NaCl, CaCO3, MgCl2। बताइए फटाफट से, K2SO4, NaCl, CaCO3, MgCl2। बताइए फटाफट से। और बताइए, हार्ड वाटर यानी कि कठोर वाटर जो होता है, यानी कि हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका बोलते हैं D2O, ठीक है, D2O। बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? CaCO3। CaCO3 जो है ये मतलब जो लवणता है पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनता है, ठीक है, अस्थायी कठोरता का कारण बनता है। अगला प्रश्न है आपका, बॉयल का नियम प्रयोग योग्य है। बॉयल का जो नियम था वो किस पर, मतलब कि उसमें क्या है, ये आपको बताना है, किस पर प्रयोग योग्य है। पहला आपका स्थिर दाब पर, स्थिर तापक्रम एवं दाब पर, स्थिर तापक्रम पर, स्थिर दाब लेकिन परिवर्ती तापक्रम पर। तो बॉयल का नियम सबने पढ़ा होगा, ये किस पर मतलब कि नियम जो है वो क्या है इसका? तो ये आपका क्या है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, स्थिर तापक्रम एवं दाब पर, ठीक है, स्थिर तापक्रम एवं दाब पर जो है वो बॉयल का नियम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सब। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है वह होता है। बताइए फटाफट से, जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है वह है। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, किस पे होगा दोनों जो समान होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? सबको पता है कि ये -40 डिग्री पर जो है तापक्रम जो है वो समान होता है, फिर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो है -40 डिग्री पर समान होता है आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, या कोई क्षेत्र नहीं। बताइए फटाफट से, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बताइए फटाफट से, गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है आपका? गतिशील विद्युत आवेश जो है आपका दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है आपका कौन? गतिशील विद्युत आवेश। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि बिजली के बल्ब का तार बना होता है। आपको बताना है कि बिजली के बल्ब का तार जो है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है। नाइक्रोम का, स्टील का, तांबा का, टंगस्टन का। बताइए, बिजली के बल्ब का जो तार होता है वो किससे बना होता है, किसका बना होता है, ये बताना है आपको। तो ये क्या बना, किसका बना था? सबको पता है, बिजली के बल्ब का तार जो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, किसका? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। टंगस्टन का बना। और क्या क्या होता है पता है आपको? रॉकेट, रॉकेट में भी टंगस्टन का यूज किया जाता है आपका,
फिर आपका इंजन में किया जाता है, ठीक है। फिर आपका मिसाइल जो बनता है उसमें किया जाता है। टंगस्टन जो है ना, ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर को जो है उसमें मतलब कि कैपेसिटी होता है, इसमें हाई टेम्परेचर की क्षमता को साधने का जो है कैपेसिटी होता है टंगस्टन में। बहुत ज़्यादा हीट को जो ये अपने ऊपर समाहित कर सकता है, इसलिए बल्ब का जो तार जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और नाइक्रोम का तार किसमें, हीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। किसमें, हीटर में जो है नाइक्रोम के तार का यूज़ किया जाता है। और टंगस्टन आपका पता है किसका किसका मिश्र धातु है। टंगस्टन जो है ये निकल प्लस में आयरन, ठीक है, प्लस में आयरन का जो है ये मिश्र धातु है, ठीक है। टंगस्टन जो है निकल और आयरन का बना होता है आपका। ओके, सारे चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, बताइए। रिएक्टर पैमाने पर जो है आपका क्या मापा जाता है ये बताइए फटाफट से। तब तक हम आपको बताते हैं वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता किस में मापते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर में। किस में, हाइग्रोमीटर में, यानी कि हाइग्रोमीटर में जो हम लोग वायु की आर्द्रता को मापते हैं। और वायु का वेग किस में मापा जाता है, एनीमोमीटर में, ठीक है। एनीमोमीटर में जो है ये वायु का वेग मापा जाता है आपका। ओके, तो आपका रिएक्टर पैमाना पर क्या मापा जाता है, भूकंप की प्रबलता, ठीक है। तो भूकंप की आर्द्रता जो है वो रिएक्टर पैमाने पर आपका मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है वो बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, बताइए। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है ये बताइए। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। और बताइए प्रोटॉन के खोज किसने की थी आपका, तो ये किसने की थी बताइए, ये रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने, रदरफोर्ड ने जो है आपके प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है आपका, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और जे थॉमसन ने किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और चैडविक साहब ने किसकी की थी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने। और आपका एटम का खोज की, ठीक है। तो आपका क्या है, एटम की खोज किसने की थी बताइए, एटम की खोज किसने की थी, तो ये आपका कौन किया था, डाल्टन साहब ने, ठीक है। किसने, डाल्टन, जॉन डाल्टन साहब ने क्या किया था, एटम की खोज की थी। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जे प्रिस्टले, ठीक है, जे प्रिस्टले ने। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, ये जे थॉमसन ने किया था, लेकिन कब हुआ था, 1897 में, ठीक है। कब, 1897 में। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में, ठीक है। कब, 1932 में। और ऑक्सीजन का खोज कब हुआ था, 1803 में, ठीक है। 1803 में ऑक्सीजन की खोज हुई थी आपकी। ओके, तो इस सारे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज़ जो हम साथ में बताते जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कैथोड किरणें होती है, बताइए कैथोड किरणें किसकी बनी होती है, फटाफट से बताइए। कैथोड किरण जो है, कैथोड रेज जो है किसका बना था, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का। मतलब कि कैथोड किरण में क्या पाया जाता है ये बताना है आपको। तो कैथोड रेज कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, ठीक है। कैथोड रेज जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है आपका कैथोड रेज में। अगला प्रश्न है आपका, नाभिकीय विखंडन में 92U और 238 का विखंडन किया जाता है, तो किस पे किया जाता है, तीव्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तीव्र न्यूट्रॉन के द्वारा, तीव्र प्रोटॉन के द्वारा या अल्फा कण के द्वारा, बताइए। नाभिकीय विखंडन में 92U और फिर 238 का विखंडन किया जाता है, किस पर किया जाता है, तीव्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तीव्र न्यूट्रॉन द्वारा या तीव्र प्रोटॉन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है आपका, तीव्र न्यूट्रॉन के द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन किया जाता है आपका, ठीक है। किसके, तीव्र न्यूट्रॉन के द्वारा। ओके बच्चों, तो आज बस इतना ही प्रश्न था, ठीक है। आज बस इतना ही प्रश्न था।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी प्रश्न हमने आपको दिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ये भी बताइएगा कि कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा चाहिए कि हमें ऐसा वीडियो है चाहिए तो वो भी आप बताएंगे कि आप लोगों को और हम क्या कराएं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। आपको इस बार एग्ज़ाम निकालना है एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस हमें आपसे रिजल्ट चाहिए होता है कि आपका रिजल्ट बने, ठीक है। चलिए तो ख्याल रखिए अपना और मन से पढ़ाई कीजिए।